नमस्कार, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, पिछला हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आपने देख लिया होगा और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, शुरू के 3-4 वीडियो में मूल विधि से संबंधित जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, जितनी भी शब्दावली हैं, उन सभी शब्दावलियों को हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद आईपीसी 1860 का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 पूरे 23 अध्याय पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे और फिर अधिनियम और सीआरपीसी पढ़ेंगे। उसके बाद साइबर क्राइम, आरटीआई और जितना भी है, चाहे जनहित याचिका हो, ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन शुरू के 3-4 वीडियो में मूल विधि से संबंधित जितनी टर्मिनोलॉजी हैं, जिनसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आप मूल विधि पे पकड़ नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो शब्द आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बार बार मैं जब मूल विधि पढ़ाने के दौरान यूज करूंगा तो आपको ये डाउट ना रहे कि किस शब्द का क्या अर्थ है। बाकी पिछले वीडियो में आपके कमेंट्स मैंने पढ़े बाद में, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लोगों को मार्कर की प्रॉब्लम थी या साफ नहीं दिख रहा था। इस वीडियो में बेटा आपको वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नया नया सेटअप बनाया है, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती हैं, चाहे वो वीडियो में हो या मार्कर अच्छा ना चल रहा हो। लेकिन मुझे आशा करता हूं कि दूसरा वीडियो आपके पास बहुत अच्छा आ रहा होगा, क्लियर आपको सुनाई दे रहा होगा और साफ आपको दिख रहा होगा। थंबनेल में आपने देखा है कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और मेरे मैसेज आए हैं मेरे पास कि सर क्या कारण है कि कोर्ट में गीता की कसम या गीता की शपथ खिलवाई जाती है। शायद आपने ये प्रश्न, शायद मुझे लगता है ऋषभ जी ने ये प्रश्न पूछा है, आरिफ खान ने पूछा है और एक मयंक जी हैं उन्होंने पूछा है, सतेंद्र, ये 4 लोग हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि हम कोर्ट में गीता की ही कसम क्यों खिलवाते हैं, रामायण की क्यों नहीं खिलवाते या किसी अन्य की क्यों नहीं खिलवाते। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को बताता हूँ, उसके बाद जो भी थंबनेल पे आज हमने टॉपिक लिखे हुए हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है जिसका मैं आपको आंसर देने जा रहा हूं वो प्रश्न है कि हम कोर्ट में गीता की शपथ ही क्यों खिलवाते हैं, गीता की शपथ ही क्यों दिलवाते हैं। इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, शायद मुझे लग रहा है आपने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी जिसमें कोर्ट में एक व्यक्ति आता है लाल कलर के कपड़े में एक किताब को लपेटे हुए और बोलता है मैं गीता की शपथ खा के यह कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो इस प्रश्न का आंसर देने से पहले कुछ मूलभूत बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके जीवन में या मेरे जीवन में या प्रत्येक के जीवन में कसम का और शपथ का बहुत महत्व है। बचपन में हम जब भी कोई गलत काम करते थे, चाहे हमने छोटी मोटी चोरी की हो, किताब चुराई हो, किसी और की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया हो, किसी और से फोन लगा दिया हो, फिर जब हमारे पापा, मम्मी, भाई, दोस्त पकड़ लेते थे तो हम उनको कहते थे नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं किया। फिर वो हम पे कसम खिलवाते थे कि खाओ मम्मी कसम तुमने ऐसा नहीं किया, खाओ बेटा पापा की कसम कि तुमने ऐसा नहीं किया। या जब हम बिल्कुल बचपन में दोस्त में थे तो विद्या रानी की कसम सबसे ज्यादा खिलवाई जाती थी कि विद्या रानी की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, विद्या रानी की कसम मैंने तुझे वो करते हुए नहीं देखा। तो इस चीज को आपको समझना है कि कसम का जब आपके जीवन में महत्व है, मेरे जीवन में महत्व है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये मान के चलता है कि अगर व्यक्ति अपने मम्मी की, पापा की, बच्चे की कसम खा रहा है, रोजी रोटी की कसम खा रहा है तो वह गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि सामान्यतः एक धारणा प्रचलित है कि अगर ये गलत कसम खाएगा तो वह अमुख व्यक्ति मर जाएगा। ऐसा हमारे समाज में एक मान्यता है, परंपरा है, रूढ़ी है। इसलिए कसम का महत्व बहुत है। तो जाहिर सी बात है जब आज आपके समाज में कसम का महत्व है तो पुराने जमाने में भी रहा होगा। तो सबसे पहले इसी धारणा से आपका आंसर मिलेगा। बेटा इस कसम की जो शुरुआत होती है वो होती है मुगल काल से। किससे बेटा? मुगल काल से। इस चीज को आपको समझना है। हिंदुस्तान पर जब मुगलों का शासन हुआ अर्थात मुसलमानों का शासन हुआ तो जो शासक वर्ग था वो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, जबकि बहुसंख्यक प्रजा जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित थी।
तो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, बहुसंख्यक है हिंदू। और आप सब जानते हैं कि हिंदू व्यक्ति या मुस्लिम व्यक्ति सब अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं। तो जो मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम बादशाह थे, उनका ऐसा मानना था कि ये जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जब हमारी दरबार में आते हैं तो ये कोई बात गलत ना बोलें, लेकिन इनका अपने धर्म ग्रंथों पर बहुत विश्वास है, महत्व है, तो क्यों ना इनके धर्म ग्रंथों की शपथ इनसे खिलवाई जाए। तो गीता की जो शपथ खिलवाना शुरू हुई ये सबसे पहले मुगल काल में शुरू हुई। और मुगल बादशाहों ने हिंदू प्रजा से जब भी वह अपने दरबार में न्याय देते थे तो गवाही लेने से पहले, साक्ष्य पेश करने से पहले हिंदू व्यक्ति को गीता की कसम खानी पड़ती थी। दूसरी चीज, अब आप कहेंगे रामायण की क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हिंदुस्तान में रामायण एक नहीं है, 200 से 250 रामायण है। साउथ इंडिया में अलग किस्म की रामायण है, हिमाचल प्रदेश में अलग किस्म की रामायण है, हमारे उत्तर प्रदेश में अलग किस्म की रामायण है, और प्रत्येक की कहानी अलग अलग है। लेकिन पूरे भारत में गीता सिर्फ एक ही है। यही कारण है कि मुगलों ने गीता को रखा बजाय रामायण के, जबकि राम तो बहुत आदर्श पुरुष थे, हम उन रामायण को भी रख सकते थे, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग रामायण प्रचलित थी और प्रत्येक रामायण की कहानी भी अलग अलग थी। लेकिन गीता की स्टोरी भी एक है, जो भी गीता में लिखा हुआ है वो भी एक है, ये रामायण की तरह अलग अलग नहीं है। यही कारण है कि मुगल बादशाहों ने हिंदू प्रजा से कहा आप गीता की कसम खाइए, क्योंकि मुगल बादशाह ये मान के चलते थे कि हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथों की सब शपथ खाएंगे तो गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन ये कोई नियम नहीं था, लेकिन ये कोई विधि नहीं थी, ये एक परंपरा बन गई, ये एक कह सकते हैं प्रथा बन गई, लेकिन ये कोई नियम नहीं था। इसको बेटा नियम बनाया अंग्रेजों ने, क्योंकि आप सब जानते हैं मुगल काल के बाद भारत में ब्रिटिश का शासन हो गया, तो अंग्रेजों ने इसको बेसिकली क्या कर दिया, कानूनी जामा पहना दिया, संहिताकरण कर दिया, विधिबद्ध कर दिया। और विधिबद्ध कैसे कर दिया, यही आपका प्रश्न बनेगा। तो बेटा अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया, इंडियन ओथ एक्ट या भारतीय शपथ अधिनियम, और ये एक्ट बना 1873 में। यानी मैं आपसे बोलूं कि अंग्रेजों ने इंडियन ओथ एक्ट कब बनाया, 1873 में। तो 1873 में एक भारतीय शपथ अधिनियम बना, और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने यह रूल बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वह गीता की कसम खाएगा, गीता की पुस्तक पर शपथ लेगा। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वह कुरान की शपथ लेगा। और अगर कोई व्यक्ति ईसाई है, और आपको पता होगा ब्रिटिशर्स ईसाई कम्युनिटी से थे, तो वह बाइबल की शपथ खाएगा। इस चीज को आपको समझना है। तो दोस्तों जो आपके काम का है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंडियन ओथ एक्ट कब का है, 1873 का। और इसी एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने यह नियम बना दिया, रूल बना दिया कि हिंदू व्यक्ति गीता की शपथ लेगा, मुस्लिम व्यक्ति कुरान की शपथ लेगा, और ईसाई व्यक्ति बाइबल की शपथ लेगा। और इसके पीछे मान्यता यह थी कि भारत के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और वह धर्म की पुस्तकों के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक को आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में गीता की जो शपथ है सबसे पहले मुगल काल में शुरू हुई, लेकिन तब कोई नियम नहीं था। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो इंडियन ओथ एक्ट बना 1873 में। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने रूल बना दिया, हिंदू व्यक्ति गीता की, मुस्लिम व्यक्ति कुरान की शपथ, और ईसाई व्यक्ति बाइबल की शपथ लेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए धीरे 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 चीजें आगे बढ़ी और देश आजाद हो गया। और जब देश आजाद हो गया तो हमने आजादी के बाद तमाम ऐसे कानून जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई, जो गलत टाइप के थे, उनको हमने समाप्त कर दिया। ठीक वैसे ही ये जो 1873 का इंडियन ओथ एक्ट था, इसको आजादी के बाद समाप्त कर दिया गया। क्लियर है बेटा? आजादी के बाद इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और एक नया एक्ट आया 1969 में। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में गीता की शपथ लेने की पद्धति कब समाप्त हुई, 1969 में, क्योंकि 1969 में एक नया अधिनियम बना, एक नया इंडियन ओथ
एक्ट बना। कब बना? 1969 में। और इस एक्ट के द्वारा हमने क्या कर दिया, ये जो गीता की पुस्तक पर शपथ की प्रवृत्ति थी उसको रद्द कर दिया, ये जो कुरान की पद्धति थी उसको रद्द कर दिया, ये जो बाइबल की पद्धति थी उसको रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद संविधान बना और संविधान में हमने भारत को पंथ निरपेक्ष कहा, सेकुलर कहा। तो हमने कहा कहीं ना कहीं ऐसे करने से भारत में धर्म को बढ़ावा मिलता है, इसलिए गीता की पुस्तक समाप्त, कुरान की पुस्तक की शपथ समाप्त, बाइबल की पुस्तक की शपथ समाप्त, केवल एक ही प्रकार की शपथ कर दी और वो शपथ थी बेटा ईश्वर की शपथ। किसकी शपथ? ईश्वर की शपथ। अब कोर्ट में कोई भी जाए, तो बच्चों जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है मैं उन्हें बताना चाहता हूं, वर्तमान में कोर्ट में न तो गीता की शपथ खिलवाई जाती, न ही कुरान की शपथ दिलवाई जाती, न ही बाइबल की शपथ दिलवाई जाती। हम शपथ लेते हैं ईश्वर के नाम पे। अब इसी ईश्वर को कोई अल्लाह कह देता है तो कोई जीसस। तो इस अब जो वर्तमान प्रारूप का शपथ है वो ये कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं और पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ये रूल है। तो मैं कुल मिला के आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि वर्तमान में गीता की कसम नहीं दिलवाई जाती, अब ईश्वर के नाम पे हम शपथ खाते हैं। यही शपथ हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। कुल मिला के मैं कहूं तो भारत में शपथ का प्रारूप भी पंथ निरपेक्ष कर दिया है, सेकुलर कर दिया है। क्लियर है दोस्तों? अब आपको दो चीजें यहां पे और सीखनी है। पहली चीज आपको सीखनी है, अगर किसी बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है, अगर कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, तो उसको किसी भी प्रकार की शपथ नहीं दिलाई जाती, ना ही खिलवाई जाती। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एक परंपरा है, प्रथा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, उसको किसी भी प्रकार की शपथ कोर्ट में नहीं दिलवाई जाती। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, उस अपराधी को भी कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती। क्लियर है दोस्तों? तो जो आपके काम की बातें हैं वो ये, वर्तमान में गीता की कसम नहीं दिलवाई जाती, कुरान की कसम नहीं दिलवाई जाती, बाइबल की कसम नहीं दिलवाई जाती। किसकी शपथ दिलवाई जाती है? ईश्वर की। अगर कोई बच्चा 12 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको भी कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती। अगर कोई अपराधी है तो उसको भी कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती। अब आप कहेंगे सर हम तो किसी पे भी हाथ रख के झूठा बोल देंगे, तो ध्यान में रखना, रूल है आईपीसी में। आईपीसी में एक धारा है 193 और आईपीसी की 193 धारा यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है, झूठी कसम खाता है, झूठी शपथ बोलता है, तो उसको 7 साल तक की सजा है। किसके तहत? आईपीसी की धारा दफा सेक्शन 193 के अनुसार। क्लियर है बेटा? तो ये आपका आज का पहला पॉइंट था। थंबनेल में भी आपने देखा कि भारत में कोर्ट में गीता की शपथ क्यों दिलाई जाती है, तो इसका आंसर है वर्तमान में कोई शपथ गीता की नहीं दिलवाई जाती। पहले दिलवाई जाती थी, मुगलों ने शुरू की, इंडियन ओथ एक्ट 1873 में शुरू हुआ और उसके बाद 1969 में इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सीख गए होंगे। अगर आप छापना चाहते हैं कोई चीज तो छाप लो, बाकी हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपने थंबनेल में देखा होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी, इसको समझते हैं। आशा करता हूं कि पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। आज का दूसरा पॉइंट है, एक तरफ हम लिख लेते हैं बेटा आईपीसी और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं बेटा सीआरपीसी। इस चीज को समझना है। आईपीसी को हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, जो 1860 में बनी, पहले लेक्चर में बता चुका हूं, और सीआरपीसी 1973 में बनी। बच्चों इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं या भारतीय दंड विधान कहते हैं।
और आप सब जानते हैं उर्दू में ताज इरादे हिंद कहते हैं, उर्दू में सेक्शन को या धारा को दफा कहते हैं। तो आईपीसी में और सीआरपीसी में, सीआरपीसी को हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। अब इस चीज को समझिए, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या होता है। देखिए बेटा, भारतीय दंड संहिता एक संहिता है अर्थात कोड है, और वो कोड किसके लिए है? दंड देने से संबंधित है, और ऐसी सिस्टम है कहां? भारत में। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि आईपीसी में आप क्या पढ़ते हैं कि कौन सी चीज अपराध है, अर्थात अपराध की जो परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ क्राइम है, अपराध की परिभाषा कहां दी गई होती है? आईपीसी में। और जो अपराध है उसके लिए दंड क्या है अर्थात सजा क्या है, ये बात भी कहां दी गई होती है? आईपीसी में। इस चीज को समझना है। तो भारतीय दंड संहिता एक ऐसी संहिता जिसमें दंड का प्रावधान है जो भारत में लागू है, अर्थात आईपीसी में अपराध की परिभाषा बताई गई होती है कि चोरी की परिभाषा क्या है, लूट की परिभाषा क्या है, डकैती की परिभाषा क्या है, इस चीज को समझना है। और उसका सजा का प्रावधान क्या है, दंड का प्रावधान क्या है, यानी 7 साल की सजा या 3 साल की सजा या 4 साल की सजा, ये सारी की सारी चीजें कहां दी गई हैं? आईपीसी में। यानी आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध है या अपराध नहीं है, ये कौन बताता है? आईपीसी बताता है। आप सड़क पे बैठे हुए हैं और आराम से एक आइसक्रीम ली, घर पे चले गए, क्या ये कोई अपराध है? नहीं है, क्योंकि आईपीसी इसको डिफाइन नहीं करती। लेकिन आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से आपने किसी महिला के मंगलसूत्र को, जो कि सोने का बना हुआ है, उसको लूट लिया, भाग गए, तो निश्चित तौर पे ये कौन सा अपराध है, कौन सी धारा में है और इसका दंड क्या होगा, ये बात आपको कहां बताई गई होती है? आईपीसी में। दूसरी चीज जो सीखनी है, आईपीसी एक मौलिक विधि है। आईपीसी एक मौलिक विधि है, इट इज अ सब्सटेंसिव लॉ। इस चीज को आपको समझना है। तो क्लियर हो गया होगा आईपीसी में क्या होता है? अपराध की परिभाषा दी गई होती है, उस अपराध के लिए दंड या सजा कितनी है, ये भी आईपीसी में, और आईपीसी एक मौलिक विधि है। अब चलते हैं सीआरपीसी की ओर, दंड प्रक्रिया संहिता की ओर। अब देखिए, इसके नाम में ही आंसर है, एक ऐसी संहिता जो हमें बताती है किसके बारे में? प्रक्रिया के बारे में, यानी प्रोसेस के बारे में। और वो प्रोसेस किससे संबंधित है? दंड से संबंधित है। इस चीज को आपको समझना है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं, सीआरपीसी में अपराध होने से पहले या अपराध होने के बाद की प्रक्रियाओं का वर्णन होता है। इस चीज को बेटा आपको समझना है कि जो सीआरपीसी है वो इस बात को बताती है कि चोरी हो चुकी है और हमें यह भी पता है इसकी सजा इतनी है, लेकिन अब प्रोसेस क्या होगा? यानी दंड प्रक्रिया संहिता एक ऐसी संहिता जो प्रक्रिया को बताती है, किससे संबंधित? दंड से संबंधित, अर्थात अपराध होने से पहले या अपराध होने के बाद की प्रक्रियाओं का वर्णन सीआरपीसी में है। यानी मजिस्ट्रेट के कार्य क्या हैं, वकील के कार्य क्या हैं, एफआईआर कैसे होगी, जमानत की एप्लीकेशन कहाँ देना है, सजा बुल गई, सजा के बाद जमानत कैसे दी जाएगी, ये जितनी भी प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, ये सब किस में पढ़ते हैं आप? दंड प्रक्रिया संहिता में। यही कारण है सीआरपीसी को एक प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। कैसी विधि कहते हैं? प्रक्रियात्मक विधि। इट इज ए प्रोडिशियल लॉ। इस चीज को समझना है। तो मौलिक विधि कौन है? आईपीसी। प्रक्रियात्मक विधि कौन है? सीआरपीसी। अपराध की परिभाषा कहां दी जाती है? आईपीसी में। दंड और सजा का प्रावधान कहां होता है? आईपीसी में। लेकिन दंड मिलेगा कैसे, प्रोसेस क्या है, न्याय कैसे मिलेगा, कोर्ट में कैसे जाएंगे, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो सब कहां दिया होता है? सीआरपीसी में। आशा करता हूं कि आप दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे। पहला पॉइंट हमने बताया कि कोर्ट में गीता की शपथ क्यों, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर।
यानी चोरी की परिभाषा, डकैती की परिभाषा, उनकी सजा, दंड, ये जितना प्रावधान है वो आईपीसी में होता है। आईपीसी एक मौलिक विधि है और सीआरपीसी में पूरी सजा, अपराध होने से पहले या अपराध होने के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे कैसे होंगी, कौन किसके पास जाएगा, कितने दिन की अवधि होगी, किस तरीके का फंक्शन होगा, ये सब कहाँ दिया है बेटा? सीआरपीसी में। छाप लो इसको बेटा, फिर तीसरे एस्पेक्ट की ओर चलते हैं। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं बेटा तीसरे पॉइंट्स की तरफ। तीसरा जो पॉइंट्स है आपने थंबनेल में देखा होगा, जो आज हम सीखने वाले हैं कि समन में और वारंट में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट, इसको समझते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपको मूल विधि पढ़ने के दौरान आएंगे, इसलिए मैं इसको पहले से ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये जो शब्द हैं यहां से प्रश्न भी बनता है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं समन और एक तरफ हम लिख लेते हैं बेटा वारंट, ठीक है। और समन को इंग्लिश में SUMMONS एस शब्द लिखा होता है, इसका मतलब है ये प्लूरल है, अर्थात बहुवचन है। क्यों है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं समन और वारंट में अंतर क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि समन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता देना समन का शाब्दिक अर्थ होता है बुलावा पत्र। इस चीज को आपको समझना है। टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। तो समन का मतलब होता है किसी को बुलाना या बुलावा पत्र, इस चीज को आपको समझना है। अब इस समन्स में एस क्यों लगाए, ये बहुवचन क्यों है, प्लूरल क्यों है? क्योंकि बेटा समन की हमेशा 2 कॉपी जारी की जाती हैं। कितनी कॉपी? 2 कॉपी जारी की जाती हैं। यही कारण है कि हम समन को समन्स बोलते हैं कि सम्मन जारी कर दिया। क्लियर है दोस्तों? तो पहली चीज समझिए, समन का शाब्दिक अर्थ होता है बुलावा पत्र या बुलाना, और समन हमेशा 2 कॉपी में जारी किया जाता है। अब समन जारी किसके लिए किया जाता है? तो समन जो है वो किसी साक्षी के लिए जारी किया जा सकता है, यानी जिसके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, जो कि कोर्ट के लिए या किसी पुलिस अधिकारी के लिए बहुत आवश्यक हो, या वह किसी भी जो अभियोजक है, जो बेसिकली उसका कह सकते हैं कि उस केस से संबंधित है, उसके नाम जारी किया जा सकता है। तो जो समन है वो किसी साक्षी के लिए जारी किया जा सकता है, या जो उस केस को लड़ रहा है, उस केस से संबंधित है, उसके नाम जारी किया जा सकता है। क्या करने के लिए? रिकॉर्ड लाने के लिए, कि भैया ये वाला जो आपके पास सबूत है या डॉक्यूमेंट है, इसको आप लेके आओ। लेकिन सामान्यतः गांव के लोग या आम लोग डरते हैं, अरे उसके खिलाफ सम्मन जारी हो गए। अगर आपके नाम पे सम्मन जारी हुए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी कोर्ट ने या किसी आयोग ने या किसी पुलिस अधिकारी ने आपको एक बुलावा पत्र दिया है कि भैया इतनी तारीख को इतने बजे आपको इस आयोग के ऑफिस में या इस कोर्ट में या इस पुलिस अधिकारी के पास आना है। तो ध्यान में रखना कि ये जो समन है इसको कोई आयोग भी जारी कर सकता है। जैसे तमाम आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय सूचना आयोग आपने पढ़े होंगे, या SC आयोग, ST आयोग। तो कोई आयोग भी समन को जारी कर सकता है, कोर्ट समन को जारी कर सकता है, या कोई पुलिस अधिकारी समन को जारी कर सकता है। क्यों जारी कर सकता है? क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, जो कि उस केस से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? तो समन का पहला पॉइंट, समन का शाब्दिक अर्थ होता है बुलावा पत्र, किसी को बुलाना। ये हमेशा 2 कॉपी में होता है, इसलिए समन्स बोलते हैं। और ये साक्षी या जो केस, जिसका केस है चल रहा होता है, अभियोजक, उसको उसके नाम पर जारी किया जाता है। इसको आयोग जारी कर सकता है, कोर्ट जारी कर सकता है, पुलिस अधिकारी जारी कर सकता है। और ये जो समन है ये किसी निश्चित तारीख और निश्चित समय के लिए होता है। जैसे आज बेटा मान लो आज 5 जुलाई है और आपके नाम पे एक समन आया कि कलुआ जो है वो 5 जुलाई को दिन में 1 बजे अपने डॉक्यूमेंट लेकर, जो कि वो केस से संबंधित हैं, कोर्ट में पेश हो। तो ध्यान में रखना, समन 5 जुलाई के
1 बजे तक ही जारी रहेगा। जैसे ही 1 बजे के बाद का टाइम हो जाएगा, समन अपने आप समाप्त मान लिया जाता है। अर्थात समन समाप्त कैसे होता है? उस निश्चित तारीख और निश्चित समय के निकल जाने के बाद समन अपने आप समाप्त हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को समझना है। और समन की चर्चा कहाँ है? तो समन की चर्चा सीआरपीसी के अध्याय 6 के धारा 61 से 69 तक दी गई है। इस चीज को आपको समझना है। तो बेटा समन से संबंधित सारे पॉइंट्स एक बार और क्लियर करें। समन का मतलब होता है किसी के लिए बुलावा पत्र या किसी को बुलाना। इसकी 2 कॉपी होती हैं। ये साक्षी या उस केस से संबंधित किसी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए या कोई रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए। इसको आयोग जारी कर सकता है, कोर्ट जारी कर सकता है, पुलिस अधिकारी जारी कर सकता है। समन किसी निश्चित तारीख और निश्चित समय तक ही रहता है। जैसे ही ये तारीख और समय निकल जाता है, समन अपने आप समाप्त हो जाता है। समन की चर्चा सीआरपीसी के अध्याय 6 में धारा 61 से 69 तक है। ये बेटा आप छाप लो, फटाफट छाप लो बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए वारंट पे आ जाते हैं। बेटा वारंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। इस चीज को समझना। अब देखो दोनों में अंतर है। यहां पे क्या था? बुलावा पत्र। और वारंट का मतलब क्या है? अधिकार पत्र। इसमें ज्यादा फोर्स जड़ा हुआ है, इसमें ज्यादा ताकत है। और अगर आपके खिलाफ वारंट जारी होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको टेंशन लेनी चाहिए। और अगर आपके खिलाफ समन जारी होता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको बुलाया जा रहा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके खिलाफ वारंट है तो इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। और ये वारंट जो है वो किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर, किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर कोर्ट जारी करता है। किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर कोर्ट जारी करता है। कौन सा पुलिस अधिकारी? जिस पुलिस अधिकारी को यह अथॉरिटी दी गई है कि जाइए और आप अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। तो ध्यान में रखना, वारंट एक अधिकार पत्र है जो कोर्ट के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर, जिसको यह पावर दी गई है कि आप उस व्यक्ति को जाइए और गिरफ्तार करके लाइए। वारंट की हमेशा 1 कॉपी होती है, इसलिए वारंट्स नहीं बोलते, एस नहीं लगाते, वारंट ही होता है। तो वारंट की कितनी कॉपी? 1। समन की कितनी कॉपी? 2। वारंट क्या है? अधिकार पत्र। समन क्या है? बुलावा पत्र। वारंट किसके नाम जारी किया जाएगा? पुलिस अधिकारी के नाम पर, जिसको पावर दी गई है कि आप अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। जबकि समन किसके नाम पर लागू था? साक्षी के या अभियोजक के, जो केस से संबंधित है। अब जो आपको दूसरी चीज सीखनी है वो ये कि वारंट कब तक जारी रहता है। तो ध्यान में रखना, वारंट तब तक लागू रहता है जब तक कि उस अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। आपके गांव में आपने तमाम केस को देखा होगा कि अरे यार बा के खिलाफ तो वारंट न करे आए। देसी भाषा में अगर मैं बोलूं कि उसके खिलाफ तो वारंट हैं, यानी वो भागा भागा फिर रहा है, वो जहां कहीं भी दिखेगा पुलिस को यह पावर है कि उसको गिरफ्तार करें। अब देखिए आपने एक सुना होगा सर्च वारंट। तो वारंट किसी के घर की तलाशी के लिए भी हो सकता है, किसी की जेब तलाशी के लिए भी हो सकता है, किसी को गिरफ्तार करने के लिए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट ने उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो कोर्ट की सील लगी होती है, कोर्ट का आदेश पत्र होता है। और वारंट तब तक रहेगा जब तक कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार न कर लिया जाए, या जिस न्यायाधीश ने, जिस जज ने उस वारंट को जारी किया है, या तो वह स्वयं उस वारंट को रद्द करे, तब वारंट रद्द होगा। वरना उस व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वारंट रद्द नहीं होता। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वारंट 2 ही चीजों में रद्द होता है, या तो वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए, या जिस न्यायाधीश ने उस वारंट को जारी किया है वह उस वारंट को रद्द करने की घोषणा कर दे। क्लियर है दोस्तों? इसको फटाफट छाप लें, छाप लें फटाफट। और इसमें वही पॉइंट्स बचता है कि इसकी चर्चा सीआरपीसी के अध्याय 6 के, यानी सीआरपीसी के अध्याय 6 के धारा 70 से 81 तक है। धारा 70 से 81 तक, 61 से 69 तक संबंध था और 70 से 81 तक वारंट है। इस चीज को समझना है।
एक और बार फाइनल टच दे देता हूं। समन का मतलब बुलावा पत्र, वारंट का मतलब अधिकार पत्र। समन की 2 कॉपी होती है, वारंट की 1 कॉपी होती है। समन तब तक जारी रहता है जब तक वो तारीख और समय नहीं निकल जाता, लेकिन वारंट तब तक जारी रहेगा जब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लेते या वह जज उस वारंट को स्वतः रद्द नहीं कर देता जिसने उस वारंट को जारी किया है। वारंट जो है वो सीआरपीसी के अध्याय 6 के धारा 70 से 81 तक है, जबकि समन सीआरपीसी के अध्याय 6 के धारा 61 से 69 तक है। क्लियर है बेटा? इसको छाप लो फटाफट आप। ठीक है, आशा करता हूं कि तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट्स की ओर चलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब आता है हमारा चौथा पॉइंट्स, बलवा और दंगा में अंतर। इस चीज को आपको समझना है कि बलवा और दंगा में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड एफ्रेम, इस चीज को आपको देखना है। तो देखते हैं बेटा, एक तरफ लिख लेते हैं बलवा राइटिंग, और एक तरफ लिख लेते हैं बेटा हम दंगा। ठीक है, तो बलवा और दंगा में क्या अंतर होता है इसको समझने का प्रयास करें। पहली चीज आपको मैं समझाता हूं कि ये दंगा है, आए दिन आप देखते हैं कि अलीगढ़ में दंगे हो गए, कि आगरा में दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। तो कानून की भाषा में, आईपीसी में दंगा क्या है इसको समझिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दंगा की कि दंगा हमेशा 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा होता है। इस चीज को समझना है। तो यानी एक व्यक्ति कभी दंगा कर ही नहीं सकता। आप अपने रूम में अकेले हैं, क्या दंगा करोगे बताओ? तकिया को साथ खेलते रहो, गद्दे के साथ खेलते रहो, तोड़फोड़ करते रहो, ये दंगा नहीं है। तो दंगा की जो परिभाषा है वो ये कि 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा, अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक पैलेस पर, सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति भंग की जाती है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को भंग किया जाता है, पीसफुल एनवायरनमेंट को भंग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं दंगा। तो दंगा की पहली प्रॉपर्टी है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति को भंग करते हैं तो हम इसको दंगा में रखते हैं। इस चीज को समझना है। इसका मतलब है कि दंगा कभी भी निजी स्थान पर, प्राइवेट पैलेस पर नहीं होता, अर्थात दंगा को कभी निजी स्थान में नहीं रखा जाता। जैसे आपका अपना घर है और आपके पापा और मम्मी 2 लोगों ने मिलकर आपको बहुत कूटा, बहुत मारा कमरे में, तो बेटा आप पुलिस में जाके ये नहीं कह सकते मेरे घर पे दंगा हो गया, क्योंकि निजी स्थान पर कभी दंगा काउंट नहीं किया जाता। दंगा काउंट किया जाता है केवल और केवल सार्वजनिक स्थान पर। क्लियर है दोस्तों? तो दंगे की पहली प्रॉपर्टी 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जब लोक शांति में भंग डालने का प्रयास किया जाता है, विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है, तो इसे दंगा कहते हैं। और दंगा निजी स्थान पर ही होता है। फटाफट छाप लें बेटा, दंगा निजी स्थान पर ही होता है। क्लियर है? एक और प्रॉपर्टी, दंगा आईपीसी की धारा 159 में परिभाषित है। तो कोई पूछे कि दंगा की परिभाषा किस धारा में है, किस सेक्शन में, किस दफा में, तो 159। तो दंगा की परिभाषा 159 में है। और दंगा के लिए जो दंड का प्रावधान है, सजा है, वो है आईपीसी की धारा 160। अब इसको आप छाप लो बेटा, फटाफट फटाफट छाप लें। ठीक है, एक और बार समझ लें। दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इसका मतलब दंगे में कभी एक लोग नहीं कर सकता। दंगा कभी निजी स्थान पर नहीं हो सकता, ये सार्वजनिक स्थान पर ही होगा। लोक शांति इसमें भंग की जा रही होगी। और दंगा आईपीसी के सेक्शन 159 में, और इसके लिए दंड कहाँ है? 160 में। क्लियर है? अब आ जाते हैं बलवा क्या होता है। तो बलवा के पॉइंट्स को समझिए। बलवा बेटा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। 5 या 5 से
अधिक व्यक्तियों द्वारा बलवा होता है। इस चीज को आपको समझना है। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलवा होता है। इसका मतलब है ये कैसे होगा, विधि विरुद्ध जमाव के, यानी अगर आप विधि के विरुद्ध जमाव करते हैं, भीड़ को इकट्ठा करते हैं, तो बलवा में काउंट होता है। अगर आप 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, आप आगरा के भगवान टॉकीज पर मनोज ढाबा पर बैठकर चाय पी रहे हैं, तो ये बलवा नहीं है, क्योंकि आपने विधि के विरुद्ध जमाव नहीं किया, क्योंकि आप लोग शांति बनाए रखे हैं, विधि के विरुद्ध आप जमाव नहीं कर रहे। लेकिन आपने विधि के विरुद्ध जमाव किया है और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और इनका जो उद्देश्य है वो समान है। उद्देश्य क्या है, समान है। जैसे मान लो आप 5 लोग हो या 6 लोग हो, 6 दोस्त हो आप, उनका एक कॉमन उद्देश्य है कि चलो यार भगवान टॉकीज में मनोज ढाबा के सामने जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उसको कब्जा करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं। तो आपने क्या किया, 5 से 6 व्यक्ति हुए, उनका उद्देश्य कॉमन हो गया और आप वहां पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, विधि के विरुद्ध जमाव में आ रहे हैं और व्यक्ति कितने, 5 या 5 से अधिक। और इसमें आपने फिर क्या किया, हिंसा का माध्यम लिया। किसका, वॉयलेंस का माध्यम लिया। इस चीज को आपको समझना है कि अगर आप बलवा करते हैं तो ये हिंसा होती है, इसमें समान उद्देश्य होना चाहिए, विधि के विरुद्ध जमाव होना चाहिए। और ध्यान में रखना इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सार्वजनिक स्थान पर भी होता है और ये निजी स्थान पर भी होता है। जबकि हमने दंगा में क्या बताया, दंगा कभी भी निजी स्थान पर नहीं होता, जबकि बलवा सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर होता है। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जब विधि के विरुद्ध जमाव करके एक समान उद्देश्य के साथ हिंसा की जाती है तो उसको बलवा कहते हैं। बलवा सार्वजनिक और निजी स्थान दोनों पर होता है। इस चीज को आपको समझना है, ध्यान में रखना। भले ही आप 5 व्यक्ति हैं, अपराध 2 ही ने किया, लेकिन आप उसके साथ थे, आपका उद्देश्य समान था, तब भी आप पर धारा लगेगी, तब भी आपको बलवा में शामिल किया जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बलवा आईपीसी के सेक्शन 146 में परिभाषित है। तो बलवा की जो परिभाषा है वो धारा 146 में है और धारा 147 में बलवा के लिए दंड है और धारा 148 में भी बलवा के लिए दंड है। अगर आप बलवा में पाए जाते हैं तो 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। लेकिन आपने गंभीर किस्म का बलवा किया है, आपने गोली चला दी वहां पे, आपने बहुत ज्यादा भय दिखाया, गंभीर किस्म का बलवा है, तो आपको और ज्यादा सजा हो सकती है और वो सजा है धारा 148 में। क्लियर है बेटा। फटाफट इसको छाप लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते हैं और एक और बार इसको समझाने का प्रयास कर दूंगा। अब इसको सीखिए। दंगा आईपीसी की धारा 159 में है और इसका दंड 160 में है, जबकि बलवा आईपीसी की धारा 146 में है और बलवा के लिए दंड 147, 148। अगर बलवा सामान्य है तो 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों, और जबकि बलवा अगर बहुत ज्यादा गंभीर किस्म का है तो 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। बलवा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। बलवा सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर, जबकि दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर। बलवा में विधि के विरुद्ध जमाव किया जाता है, जबकि दंगा में लोक शांति को भंग करने का प्रयास किया जाता है। बलवा में हिंसा भी हो सकती है और समान उद्देश्य होता है। क्लियर है दोस्तों। फटाफट इसको करें, फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। हमने अभी तक पहला पॉइंट्स में देखा कि कोर्ट में गीता की कसम, दूसरा पॉइंट हमने देखा था आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर, तीसरा पॉइंट हमने देखा समन और वारंट में अंतर, और चौथा पॉइंट दंगा और बलवा में अंतर। 5वां जो पॉइंट्स है बेटा उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि अधिनियम क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है संहिता क्या होती है, नियम क्या होते हैं और उपनियम क्या होते हैं। अधिनियम को एक्ट बोलते हैं, संहिता को कोड बोलते हैं, नियम को रूल बोलते हैं और उपनियम को रेगुलेशन बोलते हैं। इस चीज को आपको समझना है। तो देखो अधिनियम का मतलब क्या होता है। अधिनियम जो है
वो एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है जिसका नाम है अधिनियमितीकरण। अब समझना इस प्रक्रिया का नाम क्या है, अधिनियम कैसे कहेंगे। अधिनियम सबसे पहले होता है एक विधेयक के रूप में। तो सबसे पहले संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है जिसको आप बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं बेटा, बिल। और जब इसी बिल पर लोकसभा प्लस राज्यसभा अपना समर्थन दे देती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पारित हो जाता है, तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। और जब इसी बिल पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है तो बेटा ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो कुल मिलाके कोई भी चीज जो अधिनियम है उसकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले वह बिल के रूप में संसद में पेश होगी और यह बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा। पारित होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब इस बिल पर हस्ताक्षर कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। आपने देखा होगा मानव अधिकार अधिनियम, या आपने देखा होगा यातायात अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी कई सारे अधिनियम हैं, एक्ट हैं। और इन अधिनियमों में क्या होती हैं, धाराएं होती हैं। धाराओं का मतलब एक नंबरों का क्रम। दूसरी चीज है संहिता, कोड। संहिता को हम बोलते हैं कोड। तो आपने देखा होगा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी आपने देखा होगा। तो हम इनको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो कोड का सिंपल सा मतलब क्या होता है संहिता का, कि ऐसे कानून या नियम जो समाज में पहले से ही प्रचलन में होते हैं, पहले से ही प्रचलन में होते हैं। किसके रूप में, परंपरा के रूप में, प्रथा के रूप में, रूढ़ियों के रूप में। और जब इन्हीं परंपराओं को, प्रथाओं को, रूढ़ियों को, नियमों को जब बाकायदा विधिबद्ध किया जाता है तो इसी को कहते हैं संहिता, कोड। तो ध्यान में रखना, जब 1834 में पहला विधि आयोग बना तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, हिंदुस्तान में जो परंपराएं थीं, रूढ़ियां थीं या प्रथाएं थीं, या हिंदुओं के जो अपने लॉ थे, मुस्लिमों के जो अपने लॉ थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया और एक जगह इकट्ठा करके कंपाइल कर दिया। तो वो क्या बन जाता है, कोड। तो जब भी कहीं संहिता शब्द हो, कोड शब्द हो, तो समझ जाना कि ये अलग अलग जगह से और अलग अलग किस्म की परंपरा, प्रथाओं, रूढ़ियों को इकट्ठा करके बनाया गया है। क्लियर है। तो अधिनियम का मतलब जो संसद से पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके बनाया है। संहिता का मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग परंपरा, प्रथाएं, रूढ़ियों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। तीसरा है बेटा नियम। ध्यान में रखना, इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, यानी किसी भी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वही बेटा नियम हैं, रूल्स हैं। इस चीज को समझना। जैसे मान लो मैंने आपको बताया यातायात अधिनियम, और यातायात अधिनियम हमने बना लिया। अब यातायात अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसको हम नियम कहते हैं, कि भैया रेड लाइट पे आपको रुकना है, ग्रीन पे आपको चलने देना है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो नियम हमेशा अधिनियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाए जाते हैं, और नियम को बनाता कौन है, कार्यपालिका। क्योंकि कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को या नियमों को, अधिनियमों को लागू करना। क्लियर है। अब चौथा पॉइंट है उपनियम अर्थात रेगुलेशन। तो ध्यान में रखना बेटा, इन नियमों को लागू करने के लिए उपनियम बनाए जाते हैं। और उपनियम कौन बनाती है, कोई भी संस्था जिसको ये नियम मानने हैं। तो ऐसा कोई भी आयोग या संस्था जिसको नियम मानने हैं वह इन नियमों को मानने के लिए क्या बना सकता है, उपनियम बना सकता है। जैसे मानव अधिकार अधिनियम है एक। अब मानव अधिकार अधिनियम के नियमों को मानने के लिए मानव अधिकार आयोग कोई भी उपनियम बना सकता है। क्लियर है। सूचना का अधिकार अधिनियम है, और सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए, उसके नियमों को करने के लिए जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है वह कोई भी उपनियम बना सकता है। तो जो उपनियम बनाता है कौन, संस्था या आयोग जिसको ये नियम मानने हैं। इस चीज को समझना। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, अधिनियम सबसे पहले बिल के रूप में होता है, विधेयक के रूप में होता है, जो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। जैसे ही राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये बन जाता है बेटा अधिनियम।
इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाए जाते हैं नियम, और नियम को कौन बनाता है? कार्यपालिका। नियम को लागू करने के लिए उपनियम बनाए जाते हैं, और उपनियम को बनाती है कोई भी ऐसी संस्था या आयोग जिसको ये नियम फॉलो करने हैं, और ये जो उपनियम है वो नियम के अंडर में होते हैं, और जो नियम है ये अधिनियम के अंडर में होते हैं। क्लियर है? अब बची संहिता। संहिता का मतलब ऐसे कानून जो समाज में पहले से ही प्रचलन है, चाहे वो परंपराएं हो, प्रथा हो, रूढ़ियां हो, जब उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, कंपाइल कर दिया जाता है, तो उसको संहिता कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अधिनियम समझ में आ गया होगा, संहिता समझ में आ गई होगी, नियम समझ में आ गया होगा, उपनियम समझ में आ गया होगा। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, छाप लिया? तो आशा करता हूं कि आपको चारों पांचों पॉइंट्स आज क्लियर हुए होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर अपने प्रश्न पूछें, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी रॉयल एकेडमी आगरा को आप सब्सक्राइब करिए। शुरू के 3-4 वीडियो में, क्योंकि मैं भी कैमरे के सामने नया नया हूं, हो सकता है कि कोई गलती हो रही हो बहुत ज़्यादा बोलने में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कोई भी प्रश्न आपका हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। शुरू के 3-4 वीडियो में मैं आपके सारे शब्द क्लियर कर दूंगा। उसके बाद बाकायदा में IPC का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 पूरा शुरू करूंगा। इंपोर्टेंट सेक्शंस भी आपको कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।